ऑन हो गया। चलिए देखिए, तो लास्ट क्लास में कितना शांत रहो सभी, शांत रहिए सभी, ध्यान से। लास्ट क्लास में मॉर्निंग में हम लोग क्या पढ़ के चल रहे थे? मॉर्निंग में हम लोग पढ़ रहे थे, बताइए, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के ऊपर बात कर रहे थे सुबह में। लेक्चर कौन सा था? 24। लेक्चर 24 हम बात कर रहे थे लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। तो चलिए इसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो मॉर्निंग में हम लोग ये देखे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे जो पहला भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकम। हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन देख रहा है, सीकम देख रहा है। तो सीकम क्या है? बड़ी आंत का जो सबसे प्रथम भाग यही है, सीकम, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग उंडुक भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग सीकम भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होती है? ये बड़ी, अच्छा, इसी से ही क्या होती है? इसी से ही आपके अपेंडिक्स लगे होते हैं, ठीक है ना, इसी से अपेंडिक्स लगे होते हैं। तो उंडुक की लंबाई कितनी होती है? मॉर्निंग में हम लोग देख के चल रहे थे, कितना? उंडुक की लंबाई 6 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होता है। और अपेंडिक्स वही जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमी रूपी परिशोषिका, ठीक है, या फिर वर्मी फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स, या फिर अपेंडिक्स भी बोलते हैं हम लोग। इसी अपेंडिक्स में जब सूजन हो जाती है तो हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? अपेंडाइटिस के नाम से जानते हैं, अपेंडिटाइटिस के नाम से जानते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर आपके अपेंडिक्स का होता है। अपेंडिक्स का कार्य क्या था? अपेंडिक्स का कार्य था कि सेलुलोज का पाचन करना। लेकिन जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे समय की परिवर्तन हुई, इंसान के खान पान में बदलाव आई, अब ये अपेंडिक्स अपना काम उसी अनुसार से ये काम को बदल दिया। मतलब ये काम डीएक्टिवेट हो गया, मतलब ये काम कर ही नहीं रही है, ठीक है, अपेंडिक्स अब कर नहीं काम करती है। तो अब ये वेस्टिजियल एक ऑर्गन है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक महज एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह ये काम करता है, मतलब इसका कोई काम नहीं है। समझ में आया? अब यदि हम बात करें कोलन की, तो कोलन क्या है? तो बड़ी आंत का सबसे एक बड़ा लंबा सबसे बड़ा भाग है, ठीक है ना। तो कोलन जो है बड़ी आंत का सबसे बृहद भाग है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बृहदांत या फिर, है ना, कोलन। बड़ी आंत का सबसे लंबा जो है भाग, जिसको हम लोग बृहदांत कहते हैं, है ना। ये कोलन भी कई भागों में बटी होती है। मुख्य रूप से इनके 3 भाग है। कौन कौन? है ना, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्सिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन। इनके सभी के लेंथ अलग अलग होते हैं। असेंडिंग कोलन कितने हैं? 15 सेंटीमीटर। डिसेंडिंग ट्रांसवर्सिंग कोलन 50 सेंटीमीटर। और ये अवरोही कोलन यानी कि डिसेंडिंग कोलन, ये कितने हैं? 25 सेंटीमीटर। ये इतना हम लोग देख के चल रहे थे मॉर्निंग में। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या चीज, इसी के आगे चलिएगा, डिसेंडिंग कोलन के आगे, डिसेंडिंग कोलन से आगे लगी रहती है कौन सा? सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन या फिर सिग्मा रूपी परिशोषिका भी इन्हें कही जाती है। ये अंग्रेजी के सिग्मा जो है ना, वो सिग्मा की आकृति की तरह दिखती है। ये सिग्मोइड कोलन जो है वो सिग्मा की आकृति की तरह लगभग दिखती है, इसलिए इसको हम लोग सिग्मोइड कोलन के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसी सिग्मा के जस्ट बाद क्या लगी रहती है? रेक्टम यानी कि मलाशय, जहाँ पे मल संचित होते हैं, कुछ समय के लिए मल जो है संचित होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। रेक्टम और कुछ नहीं है, एक स्टूल बॉक्स है जो कि फीकल मैटर को क्या करता है? कुछ समय के लिए स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक। उसके बाद समय समय पर ये हमारे भोजन, अपचित भोजन, ये क्या होगी? गुदा के रास्ते ये बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत में कोलन की यदि हम बात करें तो ये अवशोषण की क्रिया होती है। इनमें कौन कौन से अवशोषण की क्रिया होती है? किसके किसके अवशोषण होते हैं? तो जो भी जितने भी पोषक तत्व खा रखे, उन पोषक तत्व में मेजर तौर पे जो था, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये दोनों के दोनों जो, सॉरी, ये तीनों के तीनों कहाँ पच रहे थे? आपके ओरल कैविटी से लेके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों का पाचन कंप्लीट हो जा रहा है। अब न्यूट्रिशन में जो बच रही थी क्या चीज़? वाटर बच रही थी, सॉल्ट बच रही थी, विटामिन बच रही थी, ये सभी के सभी चीज़ बच रहे थे। तो इनका जो है ना, इनका जो अब अवशोषण होगा, ठीक है, अवशोषण होगा तो कहाँ होगा? तो बड़ी आंत में होगा। और इसी बड़ी आंत में लवण का अवशोषण होता है। उसके बाद, है ना, कुछ ड्रग्स यानी कि दवाइयों का अवशोषण होता है। अल्कोहल वगैरह इन सब पीते हैं तो इसका भी अवशोषण होता है। वाटर का भी अवशोषण बड़ी आंत में होती है। इस बड़ी आंत के कौन से हिस्से में? कोलन में, ठीक है, बड़ी आंत के कौन से हिस्से में? कोलन में ही सारे के सारे
जो बचे हुए जो भोजन है, ठीक है, इनका अवशोषण होता है। अच्छा, लूज मोशन होने का भी आपको देखे हुए क्या चीज़ की लूज मोशन में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होने लगती है, यानी कि डिहाइड्रेशन की क्रिया ज़्यादा होती है, और इस डिहाइड्रेशन की क्रिया में हमारे शरीर से जल का त्याग बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? अब जरा सोच के जरा इसका आंसर जल्दी बताएं। बड़ी आंत में क्या होता है ना, बड़ी आंत का काम है क्या चीज़ करना, जल का अवशोषण करना। लेकिन जब हमें लूज मोशन होती है तो उस दौरान हमारे शरीर से ज़्यादा जल का निकासी होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, जल्दी सोच के बताइए। क्योंकि बड़ी आंत का काम है क्या चीज़, जल को अवशोषण करना, और यदि जल को अवशोषण नहीं करेगी तो हमारी ये क्या हो जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल से ये जल हमारे मल के रास्ते क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। इसीलिए हम कहेंगे क्या चीज़, जल का अवशोषण कहाँ होती है, हमारे कोलन में होती है, ठीक है। यदि जल का अवशोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर से जितने भी लवणीय पदार्थ है, या फिर जितने भी ड्रग्स वगैरह है, या फिर जितने भी अल्कोहलिक्स है, यानी कि जो भी आप न्यूट्रिशन खा रखे उन न्यूट्रिशन का जल में घुलकर और हमारे शरीर के सभी अंगों तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जल का अवशोषण होना जरूरी है। और चूंकि बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर चुकी है, नहीं करती है, ठीक है ना, बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण बड़ी आंत से जल का अवशोषण नहीं होती है, और यही डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होने लगता है, डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इतना जो हम लोग इतना सारी की सारी चीजें हम लोग मॉर्निंग में देख के चल रहे थे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो किसके ऊपर बात करना है, लेक्चर बताइए कौन सा लेक्चर, कौन सा 25। अभी हम इसको रिवीजन करवाएं। देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है, पाचन तो देख लिए, डाइजेस्टिव ऑर्गन को हम लोग देख लिए कि कहाँ कहाँ ऐसे ऑर्गन थे जहाँ पे भोजन को तोड़ा जाता था, यानी कि भोजन के ब्रेक डाउन होते थे। भोजन को ब्रेक डाउन करने में कौन कौन से ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल थे, ऑरल कैविटी थे, स्टमक थे, स्मॉल इंटेस्टाइन थे, लार्ज इंटेस्टाइन थे, और बड़ी आंत, ये सभी मिलके ये सभी शरीर के ऐसे ऑर्गन थे, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऐसे ऑर्गन थे जो क्या कर रहे थे, जो कि भोजन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में बदलने का काम कर रहे थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का ये काम कर रहे थे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि भाई ये सभी को टूट तो रही है, लेकिन इनमें कौन हेल्प कर रही है, ठीक है ना। इन सभी भोजन का बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन तो होना है, लेकिन इनमें कौन मदद करेगी, तो मदद करेगी क्या चीज़ से, कुछ ग्रंथियाँ जो विशेष प्रकार के हार्मोन या फिर एंजाइम को निकाल के, ठीक है ना, या जूसेस को निकाल के हमारे डाइजेशन में मदद करेगी, ठीक है। तो उन्हीं ग्लैंडों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो याद कीजिए, हम बात कर रहे थे सबसे पहले ऑरल कैविटी में, और ऑरल कैविटी में बात किए थे। तो ऑरल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन है, जल्दी बताइए फटाफट। ऑरल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन है जो भोजन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, तो कौन सा है ऑरल कैविटी में, जल्दी बताइए। ऑरल कैविटी नहीं पढ़ा था, हाँ, मुख गुहा नहीं पढ़े थे आप। तो उस मुख गुहा से महत्वपूर्ण 2 अंग थे, कौन कौन, दांत और जीभ। लेकिन महत्वपूर्ण ये अंग थे, लेकिन ग्रंथियां कौन कौन थी, तो लार ग्रंथियों के ऊपर हम बात किए थे, याद कीजिए, पढ़े थे ना। तो उन्हीं लार ग्रंथियां, वो 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां थी, इन्हीं तीनों प्रकार की जो लार ग्रंथियां है, हम इनके ऊपर एक एक करके इन लार ग्रंथियों को अब देखेंगे कि भाई ये लार ग्रंथियां किस एंजाइम को रिलीज कर रही है ना, क्या एंजाइम रिलीज कर रही है, कौन सा एंजाइम है जो कि हमें भोजन को ब्रेक डाउन में मदद कर रहा है, कौन सा भोजन ब्रेक डाउन होगा, कब ब्रेक डाउन होगा, इन सभी चीजों को हम लोग ग्रंथियों के हिसाब से देखेंगे। लार ग्रंथियों के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, जो कि चूंकि भोजन का पाचन के लिए सबसे पहले जो एंजाइम का रिलीज होता है वो कहाँ होती है, हमारे मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे पाचन से संबंधित ग्रंथियां, ग्लैंड रिलेटेड टू डाइजेशन, यानी कि कुछ ऐसी ग्रंथियां जो हमें क्या करती है, डाइजेशन में मदद करती है। पाचन से संबंधित कुछ ग्रंथियों को देखेंगे, यानी कि ग्लैंड रिलेटेड टू डाइजेशन। इस वीडियो बनाने के चक्कर में हम जल्दी भी पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, तो लार ग्रंथियों को देखें। तो लार ग्रंथियां कितनी होती है, जल्दी बताइए। लार ग्रंथियां कितने तरह के,
कौन कौन से बताइए? कौन सा? पैरोटीड, पैरोटीड चूंकि कानों के बगल में। उसके बाद आप देखेंगे तो इस है ना मैक्सिलरी, ये वाला आपका अपना जो जबड़ा है, इस जबड़े की बात कर रहे हैं। इस जबड़े के ऊपर यहाँ जो है इसके ऊपर मैक्सिला, इसको बोलते हैं क्या चीज? मैक्सिला। मैक्सिला के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला के पीछे ना, मैक्सिला के पीछे पाई जाती है। पीछे के लिए बायो में क्या वर्ड यूज करता है? सब। तो इसके लिए एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको हम लोग कौन सा ग्लैंड बोलेंगे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानेंगे, ठीक है ना? किस नाम से जानेंगे? सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से। देख लीजिए यहाँ पे सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानेंगे। और इसी जबड़े के जस्ट नीचे आइएगा, जबड़े के जस्ट नीचे, तो जबड़े के जो जस्ट नीचे है, चूंकि इस छोटे नीचे वाले जबड़े, नीचे वाले के जस्ट ऊपर देखिएगा तो आपकी लिंगुआ है। लिंगुआ मतलब बायो में लिंगुअल वर्ड किसके लिए लगाते हैं? जीभ के लिए लिंगुआ वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसी लिंगुआ के नीचे आपको मिलेगा क्या चीज? सब लिंगुअल ग्लैंड, क्योंकि ये जिह्वा के पीछे है और पीछे के लिए हम बायो में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? सब। और चूंकि लिंगुआ के पीछे में इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सब लिंगुअल ग्लैंड। अच्छा, इसी सब लिंगुअल में, सब लिंगुअल जो ग्लैंड है यहीं पे एक डक्ट पाई जाती है, ठीक है ना? ये सभी दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए तो ये डक्ट दिख रहा होगा। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब नली, तो डक्ट का मतलब होता है नली। तो आपको यहाँ पे ना नली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? चलो, यहाँ पे आपको ये सभी नली दिखाई दे रहा होगा, नाली नुमा संरचना दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो नाली नुमा संरचना ये क्या काम करती है? इसको ऑफ करो, ऑफ करो डायरेक्ट। चलिए ध्यान दें, तो ये नाले नुमा जो संरचना है, ये नाले नुमा संरचना एक पाइप है और इन्हीं डक्ट से क्या होती है? इन्हीं डक्ट से लार का स्रावन होती है, ठीक है? लार का सिक्रेशन, देख लीजिए ग्लैंड है, इस ग्लैंड का ये चूंकि कहाँ है ग्लैंड, ये कहाँ है जल्दी बताइए, ये ग्लैंड कहाँ है बताइए फटाफट? ये लिंगुआ के पीछे है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सब लिंगुअल ग्लैंड पड़ा। और सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड है, क्योंकि लार को स्रावन कर रही है इसलिए स्लाइवरी ग्लैंड है। और ये डक्ट है, इसको डक्ट को ना सबसे पहले देखने वाले जो थे कौन से थे बताइए? इनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से थे बताइए? नाम पढ़ के बताओ। वाटसन, ठीक है ना? वाटसन की नलिकाएं इन्हें कही जाती है, क्योंकि वाटसन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस नलिकाओं का खोज किया था, इसीलिए इन्होंने इस नलिकाओं का नाम क्या रखा? वाटसन नलिकाएं। समझ में आ रहा ना? और इसी नलिकाओं से ये क्या करती है? लार का सिक्रेशन किसमें करती है? मुख में करती है। बताओ क्या इतनी बातें समझ में है ना? इस लार का सिक्रेशन कहाँ होगा? हमारे मुख में होगा। और यहीं पे आप देखें तो लिंगुआ के नीचे, यहाँ पे जीवा के नीचे आपको है ना ग्लैंड मिलेगी, इसके नीचे। और आप गौर कीजिएगा, जब आप अपने मुख में वैक्यूम क्रिएट कीजिएगा, वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जब आपने मुख के जितने भी हवा है उनको बाहर आप निकाल लो, ठीक है? या तो आप अपने फेफड़ों में डाल लो हवा, या तो बाहर निकाल लो। तो देखना क्या चीज़ आपके मुख को अब खाली हो जाएगी। अब मुख जैसे ही खाली हो जाएगा तो जीवा के नीचे अब है ना तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाएगा। वो जो तरल पदार्थ है और कुछ नहीं है, वो तरल पदार्थ और कुछ नहीं है, एक सलाइवा है, ठीक है ना? सलाइवा यानी कि लार है, और ये हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड से सबसे ज़्यादा, तो इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा जो लार का स्रावन करती है, जो मैक्सिमम लार का स्रावन होता है वो किससे होता है? हमारे सबलिंगुअल ग्लैंड से होती है। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई? सबसे ज़्यादा लार का स्रावन कौन करेगा? सबलिंगुअल ग्रंथियां करती है, इसलिए मुख में सबसे ज़्यादा पानी यहीं पे आता है, यहाँ। समझ में ना? जीवा के आप जीवा उठाओगे ना तो उसके नीचे सबसे ज़्यादा यहीं पे पतली पतली डक्ट पाई जाती है, ठीक है? अभी आप शीशा में देखिए तो पतले पतले आपको वहाँ पे क्या मिलेगी? डक्ट मिलेगी। चलिए यहाँ देखिए, तो वाटसन नामक जो है साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इस नलिका का क्या नाम पड़ा? वाटसन नलिका नाम पड़ा। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई? अब आते हैं हम लोग कानों के जो दोनों बगल में है, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरोटीड। चूंकि पिरामिड के उल्टी संरचना है, उल्टी पिरामिड के आकार का संरचना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पैरोटीड ग्लैंड, यानी पैरोटीड ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
बताइए क्या इतनी बातें समझ में आए? तो इस ये जो अपना लार का स्रावन करेगी, ठीक, इस बात को समझ। इस पैरोटिड से जो लार का सिक्रेशन होगा वो कहाँ होगा? हमारे मुख में होगा, ठीक है, हमारे मुख में होगा। अच्छा, ये जो लार का सिक्रेशन होती है ना, तो आपसे पूछा जाएगा, यदि पूछा जाए, ठीक है, यदि लार का जो सिक्रेशन होता है तो किस आपके ऊपर वाला जो जबड़ा उसको मैक्सिलरी, ठीक ना, मैक्सिलरी में कौन सा दांत है? दांत पड़े थे कि नहीं पड़े थे? दांत पड़े थे ना। तो कौन सा दांत है जिनसे ये क्या करती है? उनसे ये लार का स्रावन करती है, बताइए। हाँ, इनामिल दांत नहीं है। इनामिल दांतों के ऊपर एक कठोर पदार्थ है, ठीक है। दांतों के जो ऊपर कठोर पदार्थ आप दिखता है ना, ये वाला उजला, ये क्या है? इनामिल है। आई बात समझ में? ये हार्डेस्ट है, बोन से भी ज्यादा ये हार्डेस्ट होता है। क्या चीज? इनामिल। तो ये किससे? दांतों के ऊपर बात किए थे ना भाई, दांत कितने तरह के होते हैं? इस दांत को क्या बोलते हैं? इंसिजर। इंसिजर के बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर जो आपके जो टीथ है ना, वो प्रीमोलर वाले टीथ से ही क्या करती है? ये दांतों के, उसी दांतों के बगल में डक पाई जाती है इनका। देखो ध्यान से सुनो, हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है, ये अपने लार का जो सिक्रेशन करेगी दांतों के बगल में, है ना, ये क्या पाई जाती है? तो नलिकाएं पाई जाती है। ये नलिकाएं अपना स्रावन इस दांतों के बगल में करेगी, तो यहीं से वो क्या होती है? लार का सिक्रेशन होता है। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हुई? समझ में आया? क्या हुआ तुमको रे? क्यों इस तरह से बैठे? चलो यहाँ देखो, पढ़ो ध्यान से पढ़ो, आपसे मत बोलो। चलो यहाँ देखो, तो ये पैरोटिड जिस ग्रंथि, जिस डक्ट से निकाली, इस डक्ट का नाम क्या पड़ा? बताइए, इस डक्ट का नाम क्या है? सबसे पहले स्टॉन्सन नामक, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्टॉन्सन नलिका। तो स्टॉन्सन नामक एक साइंटिस्ट ने इस बात को सबसे पहले देखा था कि ये जो सब तो ग्रंथि है भाई, लेकिन किससे निकालेगी? क्योंकि हमें पता है ना कि भाई ग्रंथियां जितनी भी होगी, हार्मोन जितने भी होंगे, वे हमारे बिना नलिकाओं से ब्लड में डायरेक्ट मिला दिया जाता है। नलिकाएं उससे जुड़ी हुई नहीं होती है, उस ग्लैंड से नलिकाएं नहीं जुड़ी रहती है। यानी कि हार्मोनल ग्लैंड से, हार्मोनल ग्लैंड में कोई भी नलिकाएं नहीं मिलेगी। आई बात समझिए? जबकि नलिकाएं किसमें पाई जाएगी? आपके एंजाइम रिलीज करे तो उस ग्रंथि में, और चाहे जूस रिलीज करे उस ग्रंथि में। तो ये एंजाइम रिलीज कर रही है ना, इसीलिए इनमें डक्ट पाई जा रही है। ये डक्ट का नाम सबसे पहले स्टॉन्सन नामक साइंटिस्ट ने इस डक्ट को देखा था, इसलिए इसको स्टॉन्सन नामक नलिकाएं नाम दिया। बताइए आई बात समझ में? अच्छा, इसको हम लोग पैरोटिड नलिकाएं भी बोलते हैं। इसको हम लोग पैरोटिड डक्ट या फिर पैरोटिड नलिका भी बोलते हैं। अच्छा, इस नलिका का भी एक और नाम है, इस नलिका का भी एक और नाम है। ये कौन सा ग्लैंड था? जल्दी बताइए, ये कौन सा ग्लैंड था? सबलिंगुअल ग्लैंड था। और सबलिंगुअल ग्लैंड से ही डक्ट जुड़ी होगी, उसका क्या नाम पड़ेगा? सबलिंगुअल डक्ट। क्या इतनी बातें समझ में आया? तो सबलिंगुअल ग्लैंड से एक डक्ट जुड़ी होती है, और इसी डक्ट से स्रावन होती है मुख तक, हमारे लार का सिक्रेशन हो पाता है। यानी कि लार को ढो के लेके जाना इसी डक्ट का काम होता है। क्या ये दोनों ग्लैंड समझ में आए? ये दोनों ग्लैंड समझ में आए? चलिए, इसमें क्या क्या पाई जाती है, इन ग्लैंड क्या क्या सिक्रेशन करती है, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले इस बात को समझे कि ग्लैंडों के ऊपर देख लेते हैं। अब यदि देखा जाए तो हमारे जबड़े जो होते हैं, देखिए ये जो का मतलब होता है जबड़ा। ये जो जबड़ा आता है, ठीक है, तो इन जबड़ों के आपके जस्ट, ठीक है, इन जबड़ों के नीचे आपको क्या मिलेगी? सबमैंडिबुलर, ठीक है, क्या मिलेगी? सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। तो सब मैक्सिलरी, और इसको सब मैंडिबुलर में बोलेंगे, ऊपर सब मैंडिबुलर, सॉरी सब मैक्सिलरी और नीचे सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर, मैंडी किसको बोला जाएगा? हमारे निचले वाले जबड़े को मैंडी बोला जाएगा, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर, और इसी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, इसका भी, ये भी तो डक्ट से भी निकालेगी ना, ये भी तो डक्ट से निकालेगी ना। तो
तो इस डक्ट का नाम क्या पड़ा? ये देखिए, ये डक्ट है, दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है ये डक्ट। ये भी इस डक्ट से निकालेगी, इसका नाम क्या चीज पड़ा? जल्दी बताइए। सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड है। और ये ग्लैंड किसी न किसी डक्ट से निकालेगी ना, तो किससे निकालेगी? सब मैंडिबुलर डक्ट से ये अपना लार का स्रावन हमारे मुख में करेगी। बताइए, क्या इतनी बातें समझ में आया? चलिए, अब इसको भी खोजने वाले एक साइंटिस्ट है। कौन? रिवनस नामक एक साइंटिस्ट है। और रिवनस नामक एक वैज्ञानिक ने इस बात को सर्वप्रथम सबसे पहले देखा था कि इस ग्लैंड से एक नली जुड़ी हुई है। तो मतलब अलग अलग ग्लैंड का खोज, सभी ग्लैंड का खोज एक बार में नहीं हुआ था। इस बात को समझो, ये जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों का खोज अलग अलग एक ही समय में नहीं हुआ था। तो अलग अलग समय पर खोज हुआ, और अलग अलग समय पर खोज हुआ तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डक्ट को खोजा, जिनके अलग अलग उनके अपने अनुसार से नाम दिया। क्या इतनी बातें क्लियर हुई? समझ में आया? चलिए, अच्छा, ये जो ग्लैंड है आपको यहाँ पे छोटी छोटी ग्लैंड दिख रही है, इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे हम लोग? बताइए। सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलेंगे। इसको कौन सा ग्लैंड बोलेंगे? सब मैक्सिलरी। चूंकि कहाँ है? ऊपर है ना। मैक्सिला किसको बोलते हैं? ऊपर। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड इसको बोलेंगे हम लोग। अच्छा, इसका नाम कहीं और यहाँ पे और कहीं नहीं ना? 3 1 2 3 4 और ये चौथा भी, ठीक है। तो 4 अलग भी और भी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, उनको हम ना लिखें, ठीक है। इनको भी और छोटी छोटी ग्लैंड इनको भी पाई जाती है, और भी छोटी छोटी ग्लैंड होती है। तो ये था ग्लैंड के ऊपर हम लोग बात की, ऑरल कैविटी में। अब ऑरल कैविटी से जस्ट नीचे आइएगा तो आपके इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में कोई ग्लैंड नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पे ग्लैंड नहीं मिलेगी। अब भोजन कहाँ पे पहुंचेगी? हमारे पेट में। और पेट में ग्लैंड पाई जाती है। बताए थे हम, याद कीजिए, पेट पढ़ाए थे ना, स्टमक पढ़ाए थे। तो स्टमक के अलग अलग लेयर थे ना, कौन कौन? म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर और सिरोसा। ये 4 लेयर थे, अलग अलग इनके लेयर। तो इन्हीं लेयरों में क्या है? कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। उन ग्लैंडों को, है ना, उन ग्लैंड क्या करती है? हमारे जठर रस के स्रावन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जठर रस को निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये कहाँ मिलेगी? आपके पेट में ही पाई जाती है, ठीक है ना। स्टमक में आपको ये मिलेगी, स्टमक ग्लैंड भी वहां पे मिलेंगी आपको। तो इस ग्रंथियों का नाम क्या है? क्या चीज? गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक, पेट में। अब पेट के जस्ट आप नीचे आइएगा तो पेट के जस्ट नीचे पेट के जस्ट, यदि हम बगल में बात करें, पेट के जस्ट हम दाहिने साइड बात करें तो दाहिने साइड आपके लीवर है। इस बात को समझो। तो दाहिने साइड आपके लीवर है, और इस लीवर में क्या करती है? लीवर एक क्या है? तो लीवर एक ग्लैंड है। इस बात को समझो, लीवर एक ग्लैंड भी है और लीवर एक ऐसा ऑर्गन भी है। समझ में आ रहा ना? बातें क्लियर? समझ में आ रही है? लीवर क्या है? ऐसा एक विशेष ऑर्गन है जो हमारे पाचक रस को स्रावन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए पाचन से संबंधित ग्रंथियों में भी लीवर को गिनती किया जाता है। अब ये किसको स्रावन करेगी? तो बताइए, गॉल ब्लैडर। अच्छा, इसी लीवर से हमारे जुड़े होते हैं, इसी लीवर से जुड़े रहते हैं क्या चीज? गॉल ब्लैडर। यानी कि गॉल ब्लैडर को क्या बोलते हैं? पित्ताशय। क्या बोलते हैं हम लोग? पित्ताशय। अच्छा, अब आगे आइएगा तो आपको लीवर के और जो छोटी आंत है, ठीक है, लीवर के बगल में छोटी आंत, और छोटी आंत के बगल में आपको क्या मिलेगी? पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय भी क्या करेगी? अग्नाशय भी हमारे पाचक रस को निकालती है, यानी कि कुछ एंजाइम, कुछ हार्मोन और कुछ जूस, ये तीनों को निकालने का काम करती है। इसीलिए ये मिक्स ग्लैंड में आता है। ये तीनों निकालते हैं, हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों निकालेंगे। उसके जस्ट बाद आइएगा आमाशय के जस्ट भाग, तो आपको क्या मिलेगी? आपके छोटी आंत जो है वहां पे मिलेगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी कि आंतीय ग्रंथियां, यानी कि आंतों में भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। याद कीजिए, हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में किसके ऊपर?
विलाई के ऊपर और माइक्रो विलाई के ऊपर बात कहते ना। ये छोटी आंत में, छोटी आंत का कौन सा बताइए, छोटी आंत का कौन सा, किसमें, जेजुनम। छोटी आंत के जेजुनम में क्या होती है ना, उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलाई या फिर माइक्रो विलाई के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, तो सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है, ताकि भोजन का पाचन लंबे समय तक हो सके। बताइए क्या ये बातें क्लियर हुई? अरे समझ में आया? अब हम आते हैं, सबसे पहले किसको देखने जा रहे हैं आप, इसको लाल ग्रंथियों को देखने जा रहे हैं। इन ग्रंथियों को तो देख लिया हम, कौन कौन से ग्रंथियां होती पाचन से संबंधित। तो पाचन से संबंधित आपको कितने तरह की ग्रंथियां मिलेगी, ये 5 तरह की ग्रंथियां मिलेगी। लाल ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, लीवर भी क्या है, एक ग्रंथि एक ऑर्गन है, ठीक है, लीवर भी एक ऑर्गन है, क्योंकि ये हार्मोन को भी जूस को निकाल रही है और एंजाइम को निकाल रही है, तो ये भी क्या है, ग्लैंड है। उसके बाद क्या है, अब अग्नाशय और क्या है, आंतरीय ग्रंथियां। तो ये 5 ऐसे ग्लैंड है, 5 ऐसे ग्रंथियां है जो क्या करेगी, हमारे पाचन में मदद करती है, भोजन के पाचन में रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि जो है आपके मुख में लाल का स्रावन करेगी। और कहां से, तो देख लीजिए, मुख गुहिका में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियां का स्रावन पहुंचता है। इस बात को समझेंगे, मुख गुहा में हमारे 3 जगहों से लार का सिक्रेशन जब होती है ना, तो 3 जगहों से यहाँ पे लार का सिक्रेशन होता है। यहाँ पे आपके मुख में बकल कैविटी में आपके लार का जो स्रावन होगा, यानी कि आपके सलाइवा पहुंचेंगे, तो 3 स्थानों से पहुंचेंगे। कौन कौन, यहाँ पे नाम दिए गए हैं सबका। एग्जाम में 3 ही पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में 3 ही पूछेगा, इसको ना लिखना आप लोग, ठीक है, 3 ही पूछेगा। कौन कौन, पैरोटिड, और इसका नाम सबमैंडिबुलर, और ये सबलिंगुअल। तो 3 स्थानों से ये लार का सिक्रेशन होती है। अब इस बात को समझेंगे, तो कौन कौन है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर कौन, नीचे, और दूसरा क्या है, सब मैक्सिलरी, ठीक है ना, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, ये दोनों ही एक ही प्रकार के, एक ही यूनिट है, ठीक है। इस बात को समझिए, सब मैंडिबुलर ऊपर और सब मैक्सिलरी कहाँ, नीचे, 2 है ना ऊपर, ये ऊपर नीचे है ना, एक जबड़े के नीचे और एक जबड़े के ऊपर, तो ये दोनों एक ही यूनिट है। उसके बाद हम बात करें तो लार जो लिंगवा यानी कि जिह्वा के नीचे पाई जाएगी, तो ये 3 है, ये दोनों एक ही यूनिट है, ये दोनों एक ही है, अलग अलग इनका स्थान है, भले एक ऊपर और नीचे पाई जा रही है, लेकिन दोनों एक ही है। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सबसे पहले किसको देखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड को क्या बोलेंगे, बताइए। पैरोटिड ग्लैंड को आप पैरोटिड ही ग्लैंड, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम उसका सेम है, इसका नेम दोनों ही एक ही है, मतलब हिंदी में भी नाम और अंग्रेजी में भी नाम इनका एक ही है। पैरोटिड की बात करूं तो ये शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथियां है, ठीक है, ये लार ग्रंथियां हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, आकार में से सबसे बड़ा, एक सेकेंड, तो सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा भी तो ये सिक्रेशन करेगी। चलिए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। तो लार, ये शरीर को क्या करती है, ये शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथियों में देखा जाए तो लार ग्रंथि में सबसे बड़ा है कौन, पैरोटिड। यह ग्रंथि क्या है, उल्टे पिरामिड के आकार का होता है। जो पिरामिड देखा ना, तो इस पिरामिड देखा है कि नहीं देखा, देखा है, देखा होगा, नहीं देखा है तो दिखा दूं। अच्छा, ये अभी पूछ रहा है कैसा होता है। पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड देख लिया, देख लो कृष्णा, पिरामिड मिस्र का पिरामिड है, बहुत बड़ा पिरामिड है, ठीक है।
तो ये ग्रंथि उल्टे पिरामिड के आकार का होता है, ठीक है ना, ये उल्टे आकार का होता है। यह ग्रंथि दोनों कानों के क्या होता है, दोनों कानों के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये दोनों कानों के नीचे की ओर पाई जाती है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्णपूर्व या फिर कर्णपूर्व या फिर कर्णपूर्ण ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ठीक है, कर्णपूर्ण या फिर कर्णपूर्व के नाम ग्रंथि के नाम से जानते हैं, क्योंकि कानों के ये जस्ट नीचे पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम कर्ण। कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, कान से संबंधित हो जाएगा। कर्णपूर्व ग्रंथि अपना अस्रावन क्या है, अपना अस्रावन स्टंसन नामक नलिका की सहायता से मुख गुहा में पहुंचाती है। अब देखिए यहाँ पे देखें हम, इस नली को क्या नाम देंगे, स्टंसन नामक नलिका, क्योंकि स्टंसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बात को देखा था कि यहाँ से यहाँ तक एक पाइप कनेक्शन, इस पाइप यानी कि एक नली कनेक्शन, इसी नलिका को देखने वाले स्टंसन थे और जिन्होंने इस बात को बताया था। बताओ क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं। स्टंसन नलिका से ये क्या करती है, लार का अस्रावन मुख गुहा में पहुंचाती है। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गलसुआ के नाम बोले थे ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलसुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मम्प। तो गलसुआ यानी कि गालों का सूजना क्या कहलाता है, गलसुआ कहलाता है। और ये किसके कारण होता है, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाने के कारण ऐसा होता है। ये जो कानों के नीचे जो उल्टे पिरामिड के आकार का जो ग्रंथियां, तो इन ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इन ग्लैंड में सूजन आ जाती है। अच्छा, ये सूजन होने का भी रीजन बताए थे ना, बोले थे ना, ये वो डक्ट जो है वो फूल जाती है, यानी कि नलिका है वो जाम हो जाती है। और नलिका यदि जाम हो गई तो हमारे लार का सिक्रेशन नहीं होगा, तो लार तो बनेंगे, तो ये ग्लैंड बड़ा होते चला जाएगा, और जिनके कारण लार बनेगी और ग्लैंड बड़ा होगा तो पेन होता है, यानी कि दर्द होता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाने के कारण मम्प्स यानी कि गलसुआ नामक रोग हो जाता है। उसके बाद पैरामिक्सो वायरस के कारण ये रोग हो रहा है, ठीक है। ये रोग किसके कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस के कारण ये रोग होता है, समझ में आया? ये रोग किसके कारण, एक वायरस के कारण जिसका नाम है पैरामिक्सो। और ये पैरामिक्सो यदि वायरस लग गई ना तो आपके जो डक्ट है वो क्या हो जाएगी, वो सूजने लगेंगे, ठीक है ना, ये इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उस रास्ते में इन्फ्लेमेशन आ गई, रास्ता जाम हो जाएगा, पैरोटिड बड़ा होने लगेगा, लार का स्रावन होगी तो पैरोटिड लार बनने लगेगी, तो पैरोटिड बड़ा होने लगेगा। उसके बाद पैरोटिड बहुत है ना, पैरोटिड में दर्द होगा, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड में दर्द होने लगेगी। पैरामिक्सो वायरस के कारण गलसुआ यानी कि मम्प्स नामक रोग हो जाता है। सांप में यही पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, ये क्या कहलाती है, पॉइजनस ग्लैंड होती है। तो सांप आप देखें ना, तो उन सांप में ग्लैंड होती है, ठीक है, उन सांप में पैरोटिड ग्लैंड होती है, सांपों में पैरोटिड ग्लैंड होती है, और यही पैरोटिड ग्लैंड बाद में चल के उनका क्या बन जाता है, पॉइजनस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? देखोगे इसको, सांपों में देखोगे ना, पैरोटिड ग्लैंड इन स्नेक। पैरोटिड ग्लैंड इन स्नेक, सांप में पैरोटिड ग्लैंड देखो, दिखाइए, वेनम, इसको हम विष को वेनम बोलते हैं। सांप का जो विष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेनम। यहाँ ये इमेज में बढ़िया दिखा, ये इमेज में बढ़िया दिखा।
चलो देखो, दिख रहा तुम लोगों को? सांप के जो विष होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेनम। क्या बोलेंगे हम लोग? वेनम। वेनम का मतलब पॉइजन यानी कि जहर होता है। चलिए इस बात को देखिए। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्लैंड दिख रहा है, इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। और यही पैरोटिड ग्लैंड में चलते बाद में क्या होती है? पॉइजनस ग्लैंड बन जाती है। अब देख लीजिए, ये पॉइजनस ग्लैंड यहाँ पे जो ऊपर वाला जबड़ा है ना, वहीं पे मिलता है। इसलिए देखे होंगे क्या चीज, चाइना वगैरह यहाँ से क्या कर देता है? काट के निकाल देता है, उसके बाद इसके निकल गया विष, आराम से उसे क्या कर लेता है? खा लेता है, चाउमीन बना के, ठीक है। तो वो लोग कुछ भी खा लेता है, समझे? तो ये जो देखिए, ये जो न किसी नलिका से तो निकालेगी ना, अरे ये किसी न किसी नलिका से तो निकालेगी ना। तो ये जो नलिका होती है ना पतली, ये जो दांत है ऊपर वाले, इन दांत में नीडल जस्ट लाइक नीडल की तरह ये दांत होता है। नीडल की तरह, नीडल वही होती है जो इंजेक्शन दिया जाता है ना आपको, नीडल में देखना पतला छेद होता है ना बीच में, तो उसी छेद से तो उसी छेद से मेडिसिन पास करता है। इसी तरह से इसी छिद्र से ही क्या होता है? ये वेनम हमारे क्या होता है, सॉरी, सांप का जो वेनम है ये क्या होता है? इसी रास्ते से बाहर निकलता है। देख रहा है ये वेनम? हाँ। और जैसे ये वेनम दो तरह का होता है, ठीक है, ये वेनम दो तरह का होता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक के बारे में बताए थे तुम लोगों को? न्यूरोटॉक्सिक बताए थे? न्यूरोटॉक्सिक क्या होता है? तो ऐसा पॉइजन होता है जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम को प्रभावित करती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगी। यदि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगी तो आपको पैरालाइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना? पैरालाइज्ड हो जाएगी यानी कि आपके शरीर शिथिल पड़ जाएंगे, कुछ काम नहीं करेगा, आपके ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद करेगी। क्योंकि ब्रेन से हमारे ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का शरीर पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कोई नहीं रहता। मतलब ब्रेन जो शरीर का मालिक है, ये मालिक को अटैक करता है, ये वेनम, उसको बोलते हैं, इस वेनम को क्या बोलते हैं हम? न्यूरोटॉक्सिक बोलते हैं। और एक होता है क्या चीज? हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक में क्या होता है? आपके हीमोग्लोबिन के अटैक होता है, ठीक है ना? हीमोटॉक्सिक में ये वेनम हमारे हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड पे जाके अटैक करता है, जिनके कारण ब्लड आपके क्लूट होने लगेंगे, रक्त का थक्का जमने लगेगा आपके धमनियों में, जिसके कारण आपके हार्ट अटैक के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा ना? ये ऐसा होता है। ये इतने सारे खतरनाक सांप होते हैं। सबसे ज्यादा विषैला कौन सा आप बताइए? ब्लैक मांबा, ठीक है, सबसे ज्यादा ब्लैक मांबा। सबसे ज्यादा शर्मीला सांप वही है, ठीक है, आपको देख के वो शर्मा जाएगी, भाग जाएगी, ठीक है, काटती नहीं है, लेकिन काट ली तो आप बचेंगे नहीं, ठीक है। ब्लैक मांबा, आई बात समझ में? 15 फीट उसकी लेंथ होती है। 15 फीट समझे? 15 फीट समझे कितना होता है? बताइए कितना फीट होता है? हाँ, यहाँ से लेके देखोगे तो इस पिलर के आसपास का इतना लेंथ हो जाएगा, ब्लैक मांबा का इतना लेंथ हो जाएगा, समझिए? ब्लैक मांबा का ये लेंथ हो जाएगा। आगे देखिए, सांप का ये जो पैरोटिड ग्लैंड यही जाके किसमें बदल जाती है? पॉइजनस ग्लैंड में बदल जाती है। तो हमने किसको देखा? कानों के जस्ट बगल में जो पैरोटिड होती है ये लार का स्रावन करती है, इसलिए इस कानों के बगल में पाई जा रही उल्टे पिरामिड का आकार का, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। अब आते हैं लार ग्रंथि में, दूसरे लार ग्रंथि की बात करते हैं, जो कि कहाँ है? हमारे जीवा के जस्ट नीचे, ठीक है, जीवा के नीचे या फिर जीवा के पीछे कर लो। ये जीवा हुई और इसके पीछे हुई ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब लिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानेंगे। क्योंकि जीवा के पीछे है, जीवा के लिए लिंगुआ वर्ड लगाते हैं, और लिंगुआ के पीछे है यानी कि जीवा के पीछे है, इसलिए सबलिंगुअल ग्लैंड बोलेंगे। अब सबलिंगुअल ग्लैंड क्या कर रही है? देखिए, सबलिंगुअल ग्लैंड को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, अधोजीवा ग्रंथि, ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अधोजीवा ग्रंथि, यानी कि जीवा के पीछे एक पाई जाती है ग्रंथि, उसको हम लोग अधोजीवा ग्रंथि के नाम से जानेंगे। यह ग्रंथि जीभ के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये ग्रंथि कहाँ मिलेगी आपको? जीभ के नीचे मिलेगी। और यह ग्रंथि है ना, इस ग्रंथि जो है ना अपना लार का सिक्रेशन करेगी, तो किससे करेगी? जल्दी बताइए। ये ग्रंथि लार का सिक्रेशन करेगी, तो इस ग्रंथि का क्या नाम पड़ेगा? सॉरी, ये नहीं ना, ये नहीं, ये है जीवा के नीचे, ये लिंगुअल ग्लैंड, और ये अपने डक्ट से निकाली। इस डक्ट को देखने वाले कौन थे? वाटसन सबसे पहले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस बात को सबसे पहले बताया कि वाटसन नामक नलिकाओं से ये क्या करती है? अपने लार का स्रावन करती है। यहाँ देख लीजिए, ये जिससे स्रावन करेगी,
उस नलिका का क्या नाम है? वाटसन नामक नलिका के माध्यम से अपना क्या करती है? अपना अस्रावन क्या करती है? लार का अस्रावन मुख में पहुंचाएगी। बताओ क्या इतनी बातें क्लियर हुई? देखिए, यह शरीर में सबसे छोटा लार ग्रंथि है, ठीक है। ये शरीर में कैसा है? सबसे छोटी लार ग्रंथि है। अच्छा, यह ग्रंथि सबसे कम, अच्छा ये सबसे कम निकालेगी लार ग्रंथि, वो पैरोटिड ज्यादा निकालेगी। तुम लोग बोले थे ना कि यहाँ ये जीवा ज्यादा निकालेगी, वो गलत बताया। या पैरोटिड बड़ा है तो वही निकालेगा, क्योंकि ग्रंथि बड़ा पैरोटिड है, तो पैरोटिड सबसे ज्यादा लार का स्रावन करेगी, ठीक है। यह ग्रंथि, अच्छा सबसे तेज निकालने वाली ये है, सबसे तेज लार का स्रावन यही करेगी लिंगवा। सबसे ज्यादा स्रावन करेगी आपकी कौन? पैरोटिड। सबसे तेज निकालेगी जीवा के नीचे जो लिंगवल है वो। ये ग्रंथि सबसे कम लार का स्रावन करेगी, कितना? 5% तक का ये लार का स्रावन करती है। बाद बाकी सब मिलके 100% पूरा करता है। अब देखते हैं, अब आप देखते हैं कौन सा? सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर इसको क्या बोलेंगे? अधोहनु ग्रंथि, ठीक है, इसको अधोहनु ग्रंथि बोलते हैं। सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर का मतलब क्या चीज? निचले वाले जबड़े की बात कर रहे हैं हम लोग। निचले वाले जबड़े के नीचे भी ग्रंथि आपको मिल रहा था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको दिखा है, ये रहा ग्लैंड, इसको क्या बोलेंगे? सब मैंडिबुलर स्लैबरी ग्लैंड के नाम से जानेंगे। क्या है, तुम लोग पिटाई खाओगी या क्लास से बाहर जाओगी? चांदनी और प्रीति और सिमी तीनों क्लास के बाहर जाएगी, ठीक है। उसी वक्त से तुम लोगों को देख रहा हूँ और तुम लोगों को लग रहा होगा कि हम दिखाई नहीं देता है कुछ भी, नहीं बोल रहे हैं उसी वक्त से, तो फिर तुम लोग सोचती हो कि नहीं बोल रहे हैं। सबको पता ही नहीं चलता है, हमको सब पता चलता है, छोड़ देना तुम लोगों को, समझो। तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। अब देखो, अब शांति से रहो, नहीं तो आइंदा अब जो है अब हरकत हुआ कुछ भी तो क्लास के बाहर निकालेंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पढ़ाई हो रहा है, दूसरा पढ़ाई हो रहा है, तो बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई के आगे कोई भी दूसरा काम नहीं, बस यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जो निचले वाले जबड़े, निचले वाले जबड़े को क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। मैक्सी बोलेंगे या मेंडी बोलेंगे? मेंडी, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, आप इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर बात करते हैं। यह ग्रंथि क्या है? मुख गुहा में सर्वाधिक लार का स्रावन करेगी। सॉरी, यहाँ पे भी वो भी मिस्टेक हुआ, डिवीजन ना किया है इसी वजह से। ये सबसे ज्यादा लार का स्रावन कर रही है। ये ग्रंथि मुख गुहा में सर्वाधिक क्या करेगी? लार का स्रावन करती है। ये कितना बताइए? ये कितना है? 67 to 70% तक ये लार का स्रावन करती है, ठीक है। उसके बाद पैरोटिड, तब कौन सा? बताइए, सबसे कम कौन सा? अभी तो पढ़े हो ना, सबसे कम कौन सा होगा? सबलिंगुअल। और ये क्या होगा? ये सबसे सर्वाधिक लार का स्रावन करेगी, कौन? सब मैंडिबुलर। पैरोटिड उसके बाद 2 नंबर पे पैरोटिड, ठीक है। यह ग्रंथि नीचे वाले क्या है? जबड़े के पीछे पाई जाती है। नीचे वाला जो जबड़ा है ना, उस जबड़े के जस्ट पीछे पाई जाती है। यह ग्रंथि अपना स्रावन किस नलिका द्वारा करेगी? रिवनस नामक नलिका, चूंकि इसके खोजने वाले थे यही, इसीलिए इसके रिवनस नामक नलिका पड़ा था। इस नलिका का नाम रिवनस नामक नलिका, रिवनस नामक साइंटिस्ट ने इसको देखा। क्या ये बातें सबको क्लियर समझ में आया? चलिए, नोट पॉइंट आप याद रखिएगा। कभी कभी लार ग्रंथियों में क्या हो जाती है? सूजन आ जाती है, जिसके कारण है ना, जिस सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडेनाइटिस, ठीक है ना। स्लाइडेनाइटिस नामक रोग हो जाता है ना। इस जो ये कभी कभी जो लार ग्रंथियां है ना, ग्लैंड में सूजन आ जाती है, और इसको हम एक नाम देते हैं स्लाइडेनाइटिस के नाम से जाता है। आइटिस वर्ड यहाँ पे लग गया ना, देखिए आइटिस लगा है ना। आइटिस वर्ड किसके लिए? सूजन के लिए लगता है वायु में, ठीक है। स्लाइडेनाइटिस नामक रोग किसके कारण होती है?
बताइए, एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम क्या चीज है? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है ना? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। तो ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, इनके कारण जो होता है ये रोग। समझ में आ गया? इस बात को याद रखोगे, तुम्हें पूछा जाएगा कि ये रोग किसके कारण, जो ग्लैंड में जो सूजन आती है वो किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण आती है। अच्छा, ये वायरस के कारण क्या होता था? तो वायरस के कारण नलिकाओं में सूजन होती थी, ठीक है ना? वायरस के कारण नलिकाओं में सूजन आती थी। पैरोटिड ग्लैंड में बताया ना, तो वो कौन सा वायरस था? देखिए, वो कौन सा वायरस था, यहाँ बताओ, ये कौन सा वायरस था? यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस था। इसके कारण गलसुआ होता है, गलशोध होता है ना यहाँ पे, पैरामिक्सो के वायरस के कारण होता है। लेकिन पैरोटिड ग्रंथि यदि सूज जाए तो किसके कारण होती है? बताइए। स्टेफिलोकोकस आयरिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है। इस रोग का कारण मुख में क्या होता है? लार का स्रावन नहीं है। यदि गलसुआ यदि सूज गया, सॉरी ग्लैंड यदि सूज गया, तो ग्लैंड यदि सूज रहा है तो अब आपके मुख में लार का स्रावन नहीं होगा। भाई लार का स्रावन नहीं होगा तो आपके भोजन मुलायम नहीं होंगे, आपके मुख रफेज लगेगा, आपको मुख सूखा सूखा सा लगेगा, ठीक है? आपके मुख गीला है तो किसके कारण? गर्मी तुम देखा होगा, गर्मी के दिनों में ना जब पछिया हवा ये सब बहता है, ठीक है, पश्चिम दिशा से जब हवा बहती है तो तुम देखना कि अच्छे से आपके मुख सूखने लगेंगे, ठीक है ना? मुख सूखने लगते हैं तो वहाँ पे शरीर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, आपके शरीर से पानी वाष्प की क्रिया ज़्यादा होती है और उस दौरान आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक, ज़्यादा प्यास लगेगा। अब हम लोग लार ग्रंथियों तो देख लिए, तीन तरह की लार ग्रंथियाँ थी, तीनों के ऊपर तो बात कर लिए। अब हम लोग लार ग्रंथियों में लार के ऊपर बात करेंगे। भाई लार ग्रंथियाँ, लार को तो निकाल रही है, और लार अभी हम लोग किसको देखे हैं? ऑरल कैविटी में जीभ और दांत को पढ़े, उसके बाद एलिमेंट्री कनाल में जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन थे उनके ऊपर बात करेंगे। अब हम ग्लैंड के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्लैंड में किसकी? लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां किसको स्रावन करेगी? लार को। अब लार को पढ़ेंगे कि भाई लार है क्या चीज, यानी कि सलाइवा क्या क्या है, उनमें क्या क्या मिली रहती है, किस तरह से भोजन, किस तरह से वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी, ये सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आएगी यदि जाने के लिए मैंने बोले हैं, जाने के लिए बोले हैं क्या? जाने के लिए नहीं ना बोले, तो फिर ज्यादा क्या है? वीडियो पॉज हुआ नहीं हुआ? अब